उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट पे जो क्वेश्चन आते हैं या इसको हम लोग देखते हैं, अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो इक्विवेलेंट को समझने का तरीका है कि जैसे मान लो कि इक्वल टू नहीं बोला जा सकता है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट में अगर 1 kg अगर पोटैटो है तो कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सिंबल 1 kg राइस। ये वेट सेम है बट थिंग्स डिफरेंट। तो अगर इक्विवेलेंट को हम लोग देखते हैं तो अगर इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट वेट की बात होती है तो सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि पहले सिंपल इससे रिलेटेड हमने क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट। अगर देखते हैं कि इस रिएक्शन में अगर बात करते हैं कि सबसे पहली बात है इक्विवेलेंट वेट, तो पहले हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज डिफाइंड एज, अगर सिंपल डेफिनेशन से देखा जाए तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग सिंपल सी बात है कि अगर सबसे बेसिक है तो हम लोग हाइड्रोजन से रिलेट करते हैं। और हाइड्रोजन से रिलेट करने का मतलब क्या है कि ये कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस, चाहे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर ऑक्सीजन देखा जाए, हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर नाइट्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड फास्फोरस देखा जाए, तो ये हम लोग देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंबाइन करता है लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक फास्फोरस, लाइक सल्फर etc, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सल्फर। जैसे इसको ऐसे तो फॉर्मूला से हम लोग अलग निकालेंगे, इस तरह से हम लोग देखते हैं। जैसे बात किया जाए कि HCl बात करते हैं क्लोरीन की, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, तो अब हमें देखना है कि अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट, अगर देखते हैं कि ये क्लोरीन कितना हाइड्रोजन को रख सकता है, तो अगर ये क्लोरीन HCl से कंबाइंड कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि HCl बनाता है तो कितना हाइड्रोजन रखा, 1, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 1। अगर H2O की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे बात करते हैं PH3 तो पूछा जाए कि इक्विवेलेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट H2S है तो इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू 2। तो ये तो हुई इक्विवेलेंट की बात। अगर हम जब इक्विवेलेंट लिखते हैं तो इस तरह से हम सिंपल वे में इक्विवेलेंट लिखते हैं, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट की बात होगी तो आप ध्यान दोगे ऑक्सीजन के लिए 4। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम लोग सिंपल से पहले देखते हैं, ये सिंपल हम लोग समझ रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से निकालते हैं। अगर ऑक्सीजन देखते हैं कि इसमें बात करते हैं कि ये कैसे बनता है कि H2O, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। ये 2 मोल, सो 1 मोल के लिए जो अमाउंट कंबाइन करेगा दैट अमाउंट विल बी इक्विवेलेंट वेट। अगर 1 मोल के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/2 और 1 मोल ऑक्सीजन का वेट 16, तो ये आपका हो जाएगा 8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम। सिंपल वे में हम लोग NH3 के साथ भी देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, अगर इसका निकालना है तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं बाय डेफिनेशन, तो ये देखा जा सकता है कि ये क्या बना सकता है NH3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 mole of nitrogen, 1 mole of nitrogen. So
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1/3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1/3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 यानी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 14/3 ग्राम। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि 1 इक्विवेलेंट यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी ये कंटेन करता है 22.4 लीटर। तो एसटीपी की बात हम लोग अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन्स 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस एट एसटीपी ये हो जाएगा 22.4 लीटर। अगर यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ H2। यानी कि अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 2 कैंसिल, यानी कि मोल ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में रहेगा मोल ऑफ H2 एट एसटीपी, राइट। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन 1 हो रहा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन सिमिलरली इज इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ H2। तो मोल ऑफ H2 एट एसटीपी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 11.2 लीटर, ये हो गया। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, हाइड्रोजन यहाँ तो एटम की बात कर रहा है हाइड्रोजन। तो जब हम लोग एक चीज करते हैं कि जब हाइड्रोजन की बात हो रहा है तो ये देखते हैं कि जो यहाँ तो हाइड्रोजन से ही रिलेट सारे एटम को हम लोग करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 मोल 1 हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, इसमें दोनों क्या रहेगा सिमिलर हम लोग देखेंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन 1/2 इसको मोल के फॉर्म में हम लोग लिख लिए, और ये हमने लिखा कि एट एसटीपी पे 22.4 लीटर 1/2 से डिवाइड करेंगे 11.2। अगर यहीं पे बात किया जाए कि क्वेश्चन अगर लिखता है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पे कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ O2 एट एसटीपी। ठीक है, अब देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आपका 1 मोल है तो ये कितना इक्विवेलेंट होता है ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन यानी H2O से आप देखिए कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना इक्विवेलेंट। अब जब इक्विवेलेंट की बात होगी तो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को रिलेट कीजिए, ये ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन रखता था वाटर में 2, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ O2 एट एसटीपी 22.4 लीटर, ये हो जाएगा। अगर 2 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन से रिलेट कर रहे हैं, ये कितना मोल हाइड्रोजन रखता था 2 मोल, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, तो 1 इक्विवेलेंट कितना कंसीडर होगा, सो क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना इक्विवेलेंट, कितना हाइड्रोजन रखता था 2 मोल, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। जितना भी रिलेट होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, तो ऑक्सीजन रखता है कितना 2 हाइड्रोजन, यानी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन की बात होगी तो 3 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात होगी तो 3 इक्विवेलेंट फास्फोरस, सल्फर की बात होगी 2 इक्विवेलेंट सल्फर, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन रखेगा। तो सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 5.6 लीटर। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी क्या हो जाएगा? 5.6 लीटर। अगर बात करता है नाइट्रोजन का, बात करता है तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी क्या हो जाएगा? तो इसको लिखने से पहले आप लिखो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू मोल ऑफ N2, ये गैस है, एट एसटीपी लिखो। तो इसको लिखा जा सकता है कि आप 1/2 इंटू मोल ऑफ N2 एट एसटीपी, ये 2 कैंसिल, ये एटम के फॉर्म में हो गया। अब 1 मोल नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन लगता है? 3, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन। सो क्योंकि NH3 में 1 मोल नाइट्रोजन कितना? 3 हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। सो इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इक्विवेलेंट। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल क्या रखता है? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो इक्विवेलेंट ऑफ 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन की बात करता है तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 3 इक्विवेलेंट। 1 मोल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ N2 एट एसटीपी। तो ये लिख सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट हमें निकालना है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, तो ये 1/2 इंटू, ये तो हो जाएगा 1 के लिए तो 6, तो 6 इंटू मोल ऑफ N2 एट एसटीपी, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी या एनटीपी इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी पे, एनटीपी पे। अब मैं देखता हूँ कि अगर बात करता है मॉलिक्यूल्स की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस। तो अगर ये इस क्वेश्चन में देखा जाए कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस, आप लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1/2 इंटू मोल ऑफ H2, तो ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के बराबर होगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन। अगर बात करते हैं फॉर ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन रखता है? 2, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ O2। और यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ O2। और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतना क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन के केस में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ N2। हमने इसको क्या मॉलिक्यूल में कंसीडर कर लिया। और 1 मोल नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन रखता है? 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो
1 मोल नाइट्रोजन इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोग देखते हैं कि 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल ऑफ N2, राइट। सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1/6 इंटू मोल ऑफ N2 कितना, 1 मोल N2, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये आंसर। तो ये हमने मॉलिक्यूल्स के कंडीशन में निकाला। तो हम लोग इसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं कि मैथमेटिकल ये तो हुआ कि बाय डेफिनेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर मैथमेटिकल अप्रोच से देखा जाए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है कि हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट लिखने का तरीका क्या है। अगर मान लो कि A, ये B और ये आपका C प्लस D दे रहा है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि लॉ ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A। अब देखो ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका क्या है, इसका अगर वेट मान ले WA, इसका वेट WB, इसका वेट WC, इसका दिस, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं WA वेट ऑफ A डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A। अब यहाँ पे आपका जो कॉफिशिएंट है, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट है, इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। ये लिख सकते हैं WB बाय EB इक्वल टू WC बाय E, और ये लिख सकते हैं WD बाय ED। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हम लोग लिख सकते हैं। अब है कि जो इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है, सपोज करो कि अगर मेटल से, अगर मान लो कि ये मेटल, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये मेटल से कन्वर्ट हो रहा है मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। इसका वेट मान लो दिया हुआ है WA गिवन, और इसका भी वेट दिया हुआ है WB, मेटालिक ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है। तो अगर हम लिखते हैं कि हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो ये कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है। तो लिख सकते हैं हम लोग लॉ फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MOX मेटालिक ऑक्साइड। इसको लिख सकते हैं WA बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और ये लिख सकते हैं WB बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखोगे कि वेट ऑफ मेटल अगर दिया हुआ है, A का दिया हुआ है, वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है, और ये है वेट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड है, तो लिख सकते हैं कि वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और वेट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, हमने अभी चेक किया था हाइड्रोजन से रिलेट करके, तो ये 8 होता है, यहाँ रख देंगे, और ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये इस तरह से किसी, अगर मान लो कि मेटालिक ऑक्साइड में मेटल का वेट दिया हुआ है, या मान लो कि मेटालिक ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है और वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो वेट ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आने पे हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरी बात है कि इस तरह के कंडीशन में अगर सिंपल सा देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट लिखने का तरीका है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है और सब्सटेंस क्या है? अगर सब्सटेंस, इफ सब्सटेंस अगर एसिड है, अगर सब्सटेंस एसिड है तो यहां पे H प्लस कितना रिप्लेसेबल होगा? रिप्लेसेबल कितना होगा? जैसे ये हो जाएगा n फैक्टर, ये n फैक्टर बताएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं H प्लस रिप्लेसेबल को बोला जा सकता है कि बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिसिटी भी बोला जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर HCl की बात करते हैं तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ये किस चीज में? एक्वस में। अगर H2SO4 की बात करते हैं तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये H2SO4 जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 2H प्लस रिप्लेस करेगा। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि P OH और डबल बॉन्ड हो, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, तो 2 1 3 1 4 1 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। नाइट्रोजन ग्रुप में है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन से रिलेटेड, अगर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से रिलेट होगा, अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच होगा तो ये रिप्लेसेबल नहीं होता है। और अगर ये एडजेसेंट एटम अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो इस कंडीशन में रिप्लेसेबल होगा और कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो इस केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा आपका 3। लेकिन ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। अगर बात करते हैं H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। तो ये अगर लिखते हैं कि P डबल बॉन्ड OH और ये H, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या इसमें कम हो गई, तो ये हो गया फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे जो है ये रिप्लेसेबल होगा और ये रिप्लेसेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में? 2। अगर बात करते हैं H3PO2 की, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2 3 4 5। ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है, नहीं होगा। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, n फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एसिड में H2SO4 HNO3, ये सब की क्या हो जाएगी? HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका n फैक्टर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। नाइट्रिक एसिड H2SO4 H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसका भी क्या हो जाएगा? n फैक्टर 2। तो ये हो गया। अगर बेस की बात करते हैं तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट अगर निकाला जाए तो मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं डिवाइड बाय, तो बेस में OH माइनस रिप्लेसेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में? OH माइनस रिप्लेसेबल इन एक्वस सॉल्यूशन की बात होगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, यानी कि ये OH माइनस को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अगर बात करते हैं NaOH की तो इसका क्या हो जाएगा? अगर देखते हैं Na प्लस OH माइनस 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट NaOH इक्वल टू
मॉलिक्यूलर वेट कितना सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 और n फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। अगर CaOH की बात करते हैं तो इसका एसिडिटी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगर AlOH की बात करते हैं तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया बेसिसिटी। अगर इस तरह के कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं, अगर मान लो कि BOH3 देखने में क्या लगता है बेस है, बट एक्चुअल में ये बेस होता नहीं है, तो इसका अगर देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अगर बोरॉन देख रहे हैं तो बोरॉन का एटॉमिक वेट है लगभग हम लोग क्या मानते हैं 11, तो मॉलिक्यूलर वेट तो 11, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 17 इंटू 3 बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर के लिए इसके लिए BOH3 है। अब ये दिख तो रहा है बेस है, लेकिन OH रिप्लेसेबल 3 नहीं होता है, तो इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो BOH3 भी लिखा जाता है या H3BO3 लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में, बेस के कंडीशन में भी NF इक्वल टू 3 और इसके भी कंडीशन में NF इक्वल टू 3, ये दोनों ही गलत है। ना तो बेस है इस तरह का, ना इस तरह का एसिड है। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे एक को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो BOH तो दिख तो रहा है कि चलो भाई ठीक है कि इस तरह से हमने जैसे पहले लिखा उस तरह से हमने इसको लिखा। बात ये होती है कि जैसे ही इसको आप एक्वस में डिसॉल्व करोगे तो एक्वस में क्या रहता है वाटर। अब इस बोरॉन की बात अगर करते हो तो इस बोरॉन का देखो तो इसका ऑक्टेट फुलफिल है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो पहला काम होगा कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो क्योंकि 2 4 और ये 2 6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आपको क्या बना दिया BOH 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 BOH। अब जो यहाँ पे तो क्या है, ये दिया लोन पेयर, इस पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा माइनस, एक्सेप्टेड हो गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक प्रोटॉन लूज करेगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल, और आपका फाइनल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो बना है आपके पास BOH, ये अलग ये अलग ये अलग, और ये जैसे वाटर लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे क्या हो जाएगा लोन पेयर डोनर पे पॉजिटिव चार्ज और ये गेनर पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए H+ लूज करेगा। H+ जब लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा H+ प्लस B, ये OH ये OH ये OH और एक ये OH, और इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इसका यानी n फैक्टर कितना हो गया 1। तो H3BO3 एज एसिड देयर n फैक्टर इक्वल टू H3BO3 is acid, their n factor equal to 1। तो इसका n फैक्टर कितना आएगा H3BO3 का बोरिक एसिड का n फैक्टर क्या आ जाएगा 1, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है। अगर बात करते हैं सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट इन सॉल्ट, अगर कभी भी सॉल्ट के बारे में जब बात करते हैं तो चाहे सिंपल सॉल्ट हो AlCl3 हो, तो सॉल्ट का मतलब है कि एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अगर AlCl3 की बात करते हैं या FeCl3 की बात करते हैं या NaCl की बात करते हैं, MgCl2 की बात करते हैं या मिक्स सॉल्ट की बात करते हैं, Al2SO4 की बात करते हैं या K2SO4 Al2SO4
होल 3 इंटू 24H2O की बात करते हैं, पोटासियम की बात, इसका नाम हो गया पोटासियम। K2SO4 Cr2SO4 होल 3 इंटू 24H2O की बात करते हैं, क्रोम एलम। तो इन सारे केस में अगर आप निकालते हो तो ये इस केसेज में आप लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइदर कैटायनिक चार्ज और टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज, कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं हम लोग किसी से भी, AlCl3 से ही बात कीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3 अगर देखते हैं तो आप देखिए कि इसका मॉलिक्यूलर AlCl3 अगर देखते हैं कि ये जो है +3 के फॉर्म में आएगा 1, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 3, 1 इंटू 3 3। अगर क्लोरीन से ही बात करते हैं कि Cl पे -1 है और 3 क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अगर देखा जाए टोटल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 3 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम का हो जाएगा कितना 27, अब प्लस क्लोरीन 3 है 35.5 इंटू 3, अब बाय एन फैक्टर क्या हो जाएगा टोटल चार्ज 3, ये लिख सकते हैं। कुछ इक्विवेलेंट वेट के बारे में देखते हैं कि एन फैक्टर ये भी बताता है, एन फैक्टर का मतलब हो गया पहला बेसिसिटी यानी कि H+ रिप्लेसेबल, दूसरा एसिडिटी ये हो गया OH-, तीसरा थर्ड में आपका आ जाता है नंबर ऑफ कैटायनिक, सॉल्ट में कैटायनिक चार्ज, ये हो गया सॉल्ट के केस में। और नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पर मोल सब्सटेंस, पर मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, यही हमें फोर्थ पढ़ना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है KMnO4, तो बात करते हैं कि आप बात करो KMnO4 का, सबसे पहला KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट को आप, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या होगा रिड्यूस होगा। तो KMnO4 जो एग्जिस्ट करता है, ये KMnO4, इसको आप आयन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो MnO4-। जनरली हम लोग चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग MnO4- के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो कि MnO4- अगर एसिडिक मीडियम में आप रखते हो H+ में, अगर आपको इसमें H+ यानी कि इसका मतलब हो जाएगा एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में रखते हो तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका Mn+2। तो ये देखो कि ये कितना मोल है 1 मोल, तो इसका चार्ज देखो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट बी एज्यूम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Bx और 4 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन पे जनरली चार्ज क्या होता है -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू +7, तो इस पर क्या हो जाएगा +7, यहाँ पे +2, तो ये पर मोल, यहाँ तो क्या दिया हुआ 1 मोल ही है बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, तो ये पर मोल सब्सटेंस के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4-। इसके लिए कितना हो गया 7 में से 2 जाएगा 5, तो लिख सकते हो आप
इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू, देखो पोटेशियम का हो गया कितना 39, मैग्नीज 55 और ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16 इतना ग्राम, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल सब्सटेंस हो गया 5। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा, अगर इतना मॉलिक्यूलर वेट हो गया तो ये 5 एसिडिक मीडियम में, एक जगह मैं इसको लिख रहा हूँ कि MnO4 माइनस, अगर बात किया जाए ये H प्लस कहने का मतलब एसिडिक मीडियम, तो ये देता है Mn+2। तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल सब्सटेंस हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे देखते हैं कि OH माइनस बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ये देता है MnO4 -2। अगर ये न्यूट्रल मीडियम में देखा जाए, न्यूट्रल मीडियम में, तो ये MnO2 देता है। तो MnO2 पे चार्ज कितना हो जाएगा इस यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना हो जाएगा +7। तो 7 पर मोल सब्सटेंस 7 में से 4 जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा न्यूट्रल में 3। यहाँ पे बेसिक में क्या हो जाएगा 4 × 2 8, -8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस +4 × -2 इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू -2, ये 4 × 2 -8, इधर -8 इधर प्लस हो जाएगा तो +8, तो ये कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीज का +6, यहाँ मैग्नीज का +2। तो इस केस में एन फैक्टर क्या आप लिख सकते हो, तो इस केस में एन फैक्टर जो आपका होगा बेसिक मीडियम में एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो 7 - 6 यानी कि 1। और इसमें क्या हो जाएगा एन फैक्टर 3 न्यूट्रल में। तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में बात करता है तो 5, बेसिक मीडियम में बात करता है तो 1, न्यूट्रल में बात करता है तो 3। अगर नहीं चेंज होगा तो एन फैक्टर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया MnO4 का। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर डायरेक्ट लिखना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, तो हम एन फैक्टर पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर अलग अलग मीडियम में रख के इसका निकाल सकते हैं।